नमस्कार। ये बात है 1990 की, जब अजमेर की सावित्री विद्यालय में पढ़ने वाली कक्षा 12वीं की छात्रा गीता का एक सपना हुआ करता था कि वो खुद का एक कांग्रेस में नाम बनाए, और उसकी आवश्यकता कहने ये इच्छा वो ये थी कि उसके पास एक गैस कनेक्शन हो। ये उन दिनों की बात है जब गैस कनेक्शन पाना आज के दिनों जितना आसान नहीं हुआ करता था। और इसी कड़ी में गीता के एक दोस्त अजय ने उसकी मुलाकात कराई फारूक चिश्ती, जो कि उस वक्त के इंडियन कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट थे, हफीज चिश्ती जो कि वाइस प्रेसिडेंट था। अजय की उपस्थिति में इन तीनों ही लोगों से गीता की कई बार मुलाकात हुई, जिसमें गैस कनेक्शन दिलाने के उन लोगों ने वादे भी किए थे। एक दिन जब गीता स्कूल से घर की ओर अकेले लौट रही थी, तब फारूक चिश्ती और उसके दोस्तों ने मारुति वैन को रोका उसे लिफ्ट देने के लिए, लेकिन वो वैन घर की बजाय सीधा फोर सागर रोड नफीस चिश्ती के फार्म हाउस पर रुकी, जहां पर फारूक चिश्ती और उसके दोस्तों ने गीता के साथ दुष्कर्म किया और उसकी फोटोज ली, और उन फोटोज के दम पर उसे ब्लैकमेल करके ये कहा कि या तो वो अपनी किसी दोस्त को यहाँ पर लाए इस फार्म हाउस पे, या फिर ये लोग उसकी फोटोज को पब्लिक कर देंगे। और अपने आप को बेइज्जती से बचाने के लिए गीता अपनी एक दोस्त को उस फार्म हाउस पर लाती है, और यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसे कुचक्र की जो कभी नहीं खत्म होता। अपने आए दिन की जिंदगी से परेशान होकर गीता और उसकी एक और पीड़िता मित्र कृष्ण बाला एक कांस्टेबल से सहयोग मांगती हैं। वो कांस्टेबल उनकी मुलाकात एक पुलिसकर्मी से कराता है, जो कि उस वक्त अजमेर पुलिस की स्पेशल ब्रांच में पोस्टेड था। लेकिन इस एक मुलाकात के बाद ही गीता और उसकी दोस्त कृष्ण बाला को आए दिन धमकी भरे फोन आने लगते हैं, और इस बात से ये एक चीज तो तय हो गई थी कि आरोपियों का राजनीतिक, आर्थिक और विशेषकर सामाजिक तौर पर काफी बड़ा दबदबा है। और उनका वो दबदबा हो भी क्यों ना, क्योंकि इस कुचक्र के प्रमुखतम आरोपी चिश्ती परिवार से संबंध रखते थे, जो कि अजमेर दरगाह का रख रखाव करते हैं। आरोपी आदतन तौर पर छात्राओं का शोषण करने के बाद उनकी फोटोज खींचते थे और उसे कन्वर्ट करने के लिए कलर लैब में दे दिया करते थे, और इसी एक कलर लैब में बतौर असिस्टेंट काम करता था। पुरुषोत्तम ने अपने एक मित्र देवेंद्र जैन को एक दिन अडल्ट मैगजीन देखते हुए देख लिया। उसके बाद उसने उसे अपने पास रखी हुई इन छात्राओं की फोटोज को शेयर कर दिया, और इन फोटोज को देखने के बाद देवेंद्र जैन का हृदय पसीज गया। जिसके बाद उन्होंने इस पूरी सेट की 2 कॉपियां बनवाई, जिसे एक को उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को दिया और दूसरे को उन्होंने दिया दैनिक नवज्योति के चीफ एडिटर्स को। फोटोज को पाने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस कमीशन की, जिसके बाद उस इंक्वायरी का क्या निष्कर्ष निकला ये किसी को नहीं पता। लेकिन दूसरी ओर दैनिक नवज्योति के चीफ एडिटर संतोष गुप्ता और चीफ एडिटर दीनबंधु चौधरी जी ने इस मामले पर काम करना शुरू कर दिया, और 21 अप्रैल 1992 को इस पूरे खेल का पर्दाफाश करते हुए समाचार का पहला भाग दैनिक नवज्योति में प्रकाशित किया गया। लेकिन इसे एक और सामान्य समाचार समझकर दरकिनार कर दिया गया। लेकिन इसी समाचार का जब दूसरा भाग 15 मई 1992 को प्रकाशित किया गया कुछ धुंधली तस्वीरों के साथ, तो इसके बाद समाज में मामला साफ हो गया। इस एक समाचार के बाद अजमेर ही नहीं बल्कि पूरा देश शक्ति में आ गया था। आने वाले 3 दिनों तक अजमेर पूरी तरीके से बंद था। जो प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी सो रहा था, उसकी अचानक से नींद टूट गई। काफी विरोध प्रदर्शनों के बाद 27 मई 1992 को कुछ आरोपियों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाता है, और इसके ठीक 3 दिन बाद 30 मई 1992 को FIR लॉन्च की जाती है गंज थाने में। और सबसे ध्यान देने वाली बात ये कि इस अपराध के जो सबसे प्रमुखतम आरोपी थे फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती, उनका इस FIR में नाम तक नहीं था। FIR फाइल होने के बाद 3 सितंबर 1992 को 63 सबूतों के साथ 250 पन्नों वाली एक चार्जशीट फाइल करती है, जिसके बाद 28 सितंबर से जिला न्यायालय में इस मामले की कार्रवाई शुरू होती है। आने वाले 2 वर्षों तक इस विषय में कोई भी बड़ा अपडेट नहीं आया, सिवाय इसके कि सन 1994 में 18 में से एक आरोपी पुरुषोत्तम, जिसकी वजह से इस पूरे खेल का भंडाफोड़ हुआ, उसने आत्महत्या कर ली। 18 मई 1998 को अजमेर की जिला न्यायालय ने 18 में से 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी, जिनका नाम था मोइजुल्ला, परवेज, इशरत, महेश, हरीश, कैलाश और शमसुद्दीन। लेकिन 20 जुलाई 2001 को राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस फैसले को बदलते हुए 4
आरोपियों को, जिनके नाम कुछ इस प्रकार थे। परवेज, महेश, कैलाश और हरीश, इन चारों को अपराध मुक्त घोषित कर दिया। बढ़ते समय के साथ अप्रैल 2003 में नफीस चिश्ती को गिरफ्तार किया गया दिल्ली से, जो कि अब तक इस पूरे मामले में फरार था। अगर नफीस चिश्ती का इस मामले से नाता तोड़ भी दें तो भी उस पर ऑलरेडी ड्रग केसेस, एब्डक्शन केसेस, सेक्सुअल हरासमेंट केस, इलीगल वेपन कैरी करने का केस और गैम्बलिंग जैसे सीरियस केसेस हैं। 19 दिसंबर 2010 को सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है कि जो 4 आरोपी जिनको आजीवन कारावास की सजा मिली है, उनकी आजीवन कारावास को मात्र 10 वर्ष के कारावास में बदला जाएगा, और जो कि थे मोइजुल्लाह, इशरत, अनवर और शमसुद्दीन। इस घटना के लगभग 2 वर्षों के बाद सन 2005 में एक और आरोपी इकबाल भट्ट को गिरफ्तार किया जाता है, और इसी वर्ष इस अपराध की पीड़िता कृष्ण बाला अचानक से गवाही देने के बाद लापता हो जाती है। सबसे दुखद बात यह है कि उनका आज तक कोई पता नहीं लगाया जा सका है। इस पूरे अपराध का सबसे प्रमुखतम आरोपी, जिसकी वजह से ये कुचक्र शुरू हुआ, फारूक चिश्ती, वो अब तक बचता चला आ रहा था, क्योंकि उसके अधिवक्ता ने उसे मानसिक तौर पर असंतुलित घोषित कर रखा था। लेकिन फरवरी 2007 में फारूक चिश्ती को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी, जिसके बाद सन 2012 में एक और आरोपी सलीम चिश्ती गिरफ्तार हुआ। लेकिन सन 2013 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने ये कहते हुए फारूक चिश्ती को छोड़ दिया कि फारूक चिश्ती ने अपने अपराध के लिए जितना समय अब तक जेल में बिताया है वो पर्याप्त है। सन 2018 में कई वर्षों से फरार चल रहा एक और अपराधी सुहेल गनी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद इस घटनाक्रम पर कोई बड़ा अपडेट नहीं आया है। और वर्तमान समय की बात करें तो इनमें से अधिकतर आरोपी या तो अपनी सजा काट चुके हैं या तो बेल पर फ्रीली घूम रहे हैं। फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती आज भी उसी सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं अजमेर दरगाह पर, जैसे वो पहले देखा जाते थे। इस पूरे केस में यदि किसी ऑफिसर ने सबसे ज्यादा काम किया है तो उसका श्रेय जाता है एसएचओ दलबीर सिंह को। सन 2005 में राजस्थान पुलिस को ज्वाइन करने के बाद एसएचओ दलबीर सिंह ने अकेले कोविड टाइम में 40 से ज़्यादा आई विटनेस और विक्टिम्स से कांटेक्ट किया है। जबकि आपको मैं बता दूं कि पूरा एक सिस्टम, पूरी एक अथॉरिटी पुलिस की पिछले 14 सालों में केवल 58 आई विटनेस से ही कांटेक्ट कर पाई। जिस वक्त अजमेर में ये सारी घटनाएं हो रही थी उस वक्त भी वहां पर अनगिनत मीडिया संस्थान थे, और उनमें से बहुत कम ऐसे पत्रकार थे जो कि इस विषय पर आवाज उठा रहे थे। ऐसे ही एक थे लहरों की बरखा के चीफ एडिटर मदन सिंह। मात्र 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस केस पर काफी ज्यादा काम किया और इसमें 4 से 5 कुछ बड़े नाम भी सामने लाए। इस केस को कवर करने के बाद उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही थी कि वो इस पर ना ही कुछ बोलें और ना ही कुछ लिखें, लेकिन वो लगातार इस विषय पर काम कर रहे थे। और एज अ रिजल्ट 4 सितंबर 1992 में मारुति वैन से 2 लोग उतरते हैं और उनको गोली मार देते हैं, जिसके बाद वो घायल हो जाते हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाता है। 12 सितंबर 1992 को उन्हें अस्पताल में ही घुसकर 4 से 6 लोग उनकी हत्या कर देते हैं, और इस हत्या का आरोप उनके परिवार वालों ने उस वक्त कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार पर लगाया था। आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो कि आम का आम खाते हैं और गुठलियों का भी दाम लेते हैं, और ऐसे ही एक इंसान थे मदन सिंह। ये जहां एक ओर बड़े बड़े नेताओं का इस मामले में पर्दाफाश कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर इस अपराध की पीड़िताओं से मोटा धन ले रहे थे, फोटोज को अखबार में ना छापने के नाम पर। न जाने कितनी पीड़िताओं ने इनको इनकी मुंह मांगी धनराशि दी भी होगी। लेकिन पुष्पा धनवानी, जो कि एक पीड़िता थी, उन्होंने इस विषय में पुलिस कंप्लेंट भी फाइल की कि मदन सिंह उनसे फोटोज को अखबार में ना छापने के लिए, ना पब्लिक करने के लिए 20,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। देखिए, इस पूरे विषय में जहां बात अटकती है वो ये है कि आखिरकार पीड़िताओं की संख्या एग्जैक्ट कितनी थी। क्या 100 छात्राएं थी, क्या 250 या 300 या 500? आप जितने भी सोर्सेज लेंगे उन सभी से अलग अलग डाटा आपको देखने को मिलेगा, और ये होना तय भी है क्योंकि इसके कुछ प्रमुख एस्पेक्ट है। सबसे पहली बात कि जब ये सारा मामला सार्वजनिक हुआ तब न जाने कितनी छात्राओं ने आत्महत्या कर ली, न जाने कितनी छात्राओं के परिवार वालों ने बदनामी के डर से अजमेर छोड़ कहीं और बस गए।
दूसरा एस्पेक्ट ये है कि उस वक्त सोशल मीडिया या इसके जैसा कोई और फास्ट कम्युनिकेशन मीडियम नहीं था जिसके जरिए आप एक बड़े जनसमूह के समक्ष बिना सामने जाए अपनी बात रख सकें। तीसरा एस्पेक्ट ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि जो प्रमुखतम आरोपी थे वो सभी चिश्ती परिवार से बिलोंग करते थे, यानी कि उनका सोशल, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल पावर इतना ज़्यादा था कि कोई भी उनके सामने चाह कर भी बोल नहीं सकता था। जब ये पूरा मामला सार्वजनिक हुआ तो केवल 30 छात्राएं सामने आई। उनमें से धमकी मिलने के बाद केवल 12 ऐसी छात्रा बची जिन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, और उन 12 में से भी केवल 2 ऐसे लोग बचे जो कि इस विषय पर लगातार डटे रहे। इसमें से एक थी कृष्णबाला, जो कि 2005 में ऑलरेडी लापता हो चुकी हैं। और इस पूरे विषय को एक सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से तथ्यों के समक्ष आपके सामने रखेगी अजमेर 92 मूवी। हम सभी के नज़दीकी सिनेमाघरों में ये मूवी 14 जुलाई 2023 को रिलीज हो रही है और हर एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म की तरह इस फिल्म का भी देश का एक पूरा वर्ग विरोध कर रहा है। और रिसेंटली अजमेर 92 मूवी के टाइम पर ही अजमेर दरगाह के एक चिश्ती, सरवर चिश्ती का एक विजुअल लीक हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि लड़कियां चीज ही ऐसी हैं जिससे किसी का भी ईमान डोल जाए। यानी कि ये लोग आज भी उसी 1400 वर्ष पुरानी मानसिकता को लेकर ढो रहे हैं जो ये बताती है कि लड़कियां एक वस्तु से अत्यधिक कुछ नहीं है।